Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Tamanna Singhal and I am back with another new video for class 9th science. So today we are going to start another chapter, which is chapter number 8, motion. In everyday life we see some objects at rest and others in motion. Birds fly, fish swim, blood flows through veins and arteries and car move. हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि अलग अलग जो ऑब्जेक्ट हैं वो रेस्ट में भी होते हैं, कुछ मोशन में होते हैं, मतलब कुछ चल रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि जो बर्ड्स होती हैं वो उड़ती हैं, फिश स्विम करती हैं, जो ब्लड है हमारी बॉडी में वो आर्टरीज और वेंस में फ्लो करता है, और जो गाड़ियाँ हैं वो चलती रहती हैं। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट्स, स्टार्स एंड गैलेक्सीज आर ऑल इन मोशन। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट्स और स्टार्स, गैलेक्सी, ये सब भी मोशन में हैं। We often perceive an object to be in motion when its position changes with time. हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कह सकते हैं कि वो मोशन में है अगर उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज होती रहती है। ठीक है, however there are situations where the motion is inferred through indirect evidences. ऐसी भी सिचुएशंस होती है जो मोशन जो है इनडायरेक्ट एविडेंसेस से भी हम पता लगा सकते हैं कि ये मोशन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, we infer the motion of air by observing the movement of dust and the movement of leaves and branches of trees. अब आपने देखा होगा जो एयर है, हवा चलती है तो हमें दिखती नहीं है क्योंकि वो इनविजिबल है, लेकिन हम पता लगा सकते हैं कि हवा चल रही है। कैसे? देख के, अगर आप खड़े हो तो आपके बाल जो है वो उड़ेंगे, पत्तियां हैं तो पत्तियां हिल रही होंगी पेड़ पे। ठीक है, ऐसे हम पता लगा सकते हैं कि हवा जो है वो चल रही है। What causes the phenomena of sunrise, sunset and changing of seasons? जो सनराइज, सनसेट और जो सीज़न की चेंजिंग है वो कैसे होती है? वो भी मोशन की तरह होती है। Is it due to the motion of the earth? क्या ये मोशन की वजह से होती है अर्थ की? हाँ, बिल्कुल। If it is true, why don't we directly perceive the motion of the earth? अगर ये सच है तो हमें पता क्यों नहीं चलता कि अर्थ मोशन में है? इस बात के जवाब भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। An object may appear to be moving for one person and stationary for some other. एक ऑब्जेक्ट किसी एक बंदे के लिए ऐसा हो सकता है कि वो चल रहा है और दूसरे के लिए वो स्टेशनरी या फिर रुका हुआ हो सकता है। For the passengers in a moving bus, the roadside trees appears to be moving backwards. अब आप कभी अगर बस में बैठे हो, बस में आपने ट्रैवल किया है तो आपने देखा होगा कि जब बस चलती है तो आपको ऐसा लगता है जो पेड़ है वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। जो पेड़ है वो सीधे खड़े रहते हैं। बाहर खड़े जो इंसान है उन्हें तो पता है ना कि वो स्टेशनरी है, ट्रीज स्टेशनरी है, लेकिन आप बस में बैठे हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि जो पेड़ है वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, पीछे की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, however passenger inside the bus sees his fellow passengers to be at rest. What do these observations indicate? अब आप जिस बस में या ट्रेन में बैठे हो, सेम ट्रेन में भी होता है सेम केस, अगर आप बैठे हो तो आपके आसपास के जो लोग हैं आपको बैठे हुए ही दिखेंगे, उनमें कोई मोशन नहीं होगा। अगर वो अपने हाथ या वो चल नहीं रहे होंगे तो वो मोशन में ही होंगे, मोशन में नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन जो लोग बाहर हैं उन्हें बस के अंदर के लोग मोशन में दिखेंगे। ऐसे ही हम इन ऑब्जर्वेशन से क्या बता सकते हैं कि किसी बंदे के लिए कुछ मोशन में हो सकता है, किसी बंदे के लिए वो स्टेशनरी हो सकता है। ठीक है, मोस्ट मोशंस आर कॉम्प्लेक्स। ज़्यादातर जो मोशन होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। Some objects may move in a straight line, others may take a circular path. कुछ ऑब्जेक्ट्स सीधी लाइन में चल सकते हैं, कुछ सर्कुलर पाथ ले सकते हैं। Some may rotate and a few others may vibrate. कुछ रोटेट हो सकते हैं और कुछ वाइब्रेट हो सकते हैं। There may be situations involving a combination of these. अब कुछ सिचुएशन ऐसे भी हो सकती हैं जिसमें सीधा भी चल रहा है, सर्कुलर पाथ भी हो रहा है, या फिर रोटेट भी हो रहा है और वाइब्रेशन भी हो रही है, तो इनके कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं मोशन में। In this chapter, we shall first learn to describe the motion of objects along a straight line. इस चैप्टर में हम पहले डिस्कस करेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को हम डिस्क्राइब करेंगे। We shall also learn to express such motions through simple equations and graphs. हम ये भी सीखेंगे कि ये जो मोशंस हैं इन्हें इक्वेशंस और ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Later, we shall discuss ways of describing circular motion. और बाद में हम देखेंगे कि किस किस वे से किन किन तरीकों से हम सर्कुलर मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं।
Activity 8.1. Discuss whether the walls of your classroom are at rest or in motion. बताओ आपकी जो वॉल्स हैं आपकी क्लास की वो मोशन में है या रेस्ट में है? ऑब्वियसली वो रेस्ट में है. Activity 8.2. Have you ever experienced that the train in which you are sitting appears to move while it is at rest? Discuss and share your experience. अच्छा, आपने कभी ऑब्ज़र्व किया होगा कि आप कभी ट्रेन में जब बैठते हो, अगर आपकी ट्रेन स्टेशनरी भी है लेकिन जो साइड वाली ट्रेन है वो जा रही है, तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी ट्रेन चल रही है. होता है ऐसा बहुत बार. थिंक एंड एक्ट. We sometimes are endangered by the motion of objects around us, especially if that motion is erratic and uncontrolled as observed in a flooded river, a hurricane or a tsunami. कई बार जो मोशन है बहुत ज़्यादा endangered भी होता है हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट्स के लिए. जैसे कभी कभी जब फ्लड या ह्यूरिकेन या सुनामी कुछ होता है तो वो बहुत ज़्यादा डिज़ास्ट्रस होता है, बहुत कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता है वो. On the other hand, controlled motion can be a service to human beings, such as in the generation of hydroelectric power. और कुछ मोशंस हमारे लिए अच्छे भी होते हैं, जैसे कि हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जो है उसकी जनरेशन. ठीक है. Do you feel the necessity to study the erratic motion of some objects and tsunami to control them? क्या तुम्हें इसकी नेसेसिटी पता है कि मोशन कुछ ऑब्जेक्ट्स के लिए इरेटिक और उन्हें कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? नाउ 8.1 डिस्क्राइबिंग मोशन. इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ मोशन को डिस्क्राइब करेंगे. वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग अ रेफरेंस पॉइंट. ठीक है, किसी भी मोशन को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं उसकी लोकेशन को स्पेसिफाई करने के लिए या उसका जो रेफरेंस पॉइंट है उसे स्पेसिफाई करने के लिए. लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जाम्पल. Let us assume that a school in a village is 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन. अज्यूम करते हैं कि एक विलेज में एक स्कूल है जो कि 2 किलोमीटर नॉर्थ में है रेलवे स्टेशन से. वी हैव स्पेसिफाइड द पोजीशन ऑफ स्कूल विद रिस्पेक्ट टू द रेलवे स्टेशन. हमने स्कूल की पोजीशन रेलवे स्टेशन को रेफरेंस पॉइंट रख के और फिर स्कूल की पोजीशन बताइए, मतलब स्पेसिफाई किया रेलवे पॉइंट से पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट. इन दिस एग्जाम्पल द रेलवे स्टेशन इज़ द रेफरेंस पॉइंट. इस एग्जाम्पल में रेलवे स्टेशन जो है वो रेफरेंस पॉइंट है. वी कुड हैव ऑल्सो चूजन अदर रेफरेंस पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस. हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अलग अलग रेफरेंस पॉइंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं. देयरफॉर टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई अ रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द ऑरिजिन. ठीक है, हमें किसी भी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होती है, जिसे हम कहते हैं ऑरिजिन. ऑरिजिन क्या होता है? ग्राफ में आपको पता होगा जहाँ पे दोनों एक्सिस मिलते हैं उसे ऑरिजिन कहते हैं. ठीक है, ठीक उसी तरह जो मोशन होता है, मोशन कहाँ से स्टार्ट हुआ है उस पॉइंट को हम कहते हैं ऑरिजिन. ओके. मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन को, मतलब मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. वन ऑफ द सेम थिंग. सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. ये सबसे सिंपल वाला मोशन है. वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब दिस बाय एन एग्जाम्पल. हम पहले इसको एग्जाम्पल के साथ देखेंगे. कंसिडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ. आप एक मोशन, ऐसे मोशन को कंसिडर करो जो सीधी लाइन में ट्रैवल कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है. The object starts its journey from O, which is treated as its reference point. जो ऑब्जेक्ट अपनी जर्नी O से स्टार्ट करता है, जो उसका रेफरेंस पॉइंट है. आप इस फिगर में भी देख सकते हो, ये रहा ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पॉइंट 8.1 फिगर में. ठीक है. Let A, B and C represent the position of the object at different instants. अब A, B और C ऑब्जेक्ट्स की अलग अलग पोजीशंस हैं जहाँ पे वो जो ऑब्जेक्ट है उसने ब्रेक्स लिए. ठीक है. एट फर्स्ट द ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू C एंड B एंड रीचेस A. सबसे पहले ऑब्जेक्ट C पे गया, फिर B पे गया और फाइनली वो A पे पहुँच गया. देन इट मूव्स बैक अलॉन्ग द सेम पाथ एंड रीचेस C थ्रू B. उसके बाद वो A से वापस यू टर्न लेके चलता है तो वो B से पास होता हुआ C पे पहुँच जाता है. ठीक है. टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज OA प्लस AC.
जो टोटल पाथ जो ऑब्जेक्ट ने कवर किया वो ओ ए और ओ सी है। तो ऑब्जेक्ट ने जो टोटल पाथ कवर किया है वो क्या है, ओ से ए तक का डिस्टेंस, पूरा ये वाला डिस्टेंस ए तक का, और फिर ए से सी तक का पूरा डिस्टेंस। ठीक है, ओ ए प्लस ए सी ऑब्जेक्ट का पूरा डिस्टेंस है। ओके, नाउ दैट इज 60 प्लस 35 95 किलोमीटर्स। ऑब्वियसली है, 0 से 60 किलोमीटर, और 60 से 25 तक वो वापस आया तो वो 35 किलोमीटर्स है, तो टोटल डिस्टेंस 95 किलोमीटर्स। दिस इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ये जो है ऑब्जेक्ट ने जितना डिस्टेंस कवर किया है वो है। टू डिस्क्राइब डिस्टेंस वी नीड टू स्पेसिफाई ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। डिस्टेंस को डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की ज़रूरत है और डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है कि किस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। देयर आर सर्टेन क्वांटिटीज़ विच आर डिस्क्राइब बाय स्पेसिफाइंग ओनली देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज़। कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जो न्यूमेरिकल वैल्यू बताने से ही हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज इट्स मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसमें बोला है न्यूमेरिकल वैल्यू एक फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड कहलाता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, सो देखो, जैसे मैंने लिखा 28 सेंटीमीटर, 28 मीटर, ओके, 28 सेकेंड लगा लो, कुछ भी लगा लो, ठीक है। इसमें जो ये 28 है ये मैग्नीट्यूड है, सिर्फ 28 मैग्नीट्यूड है। सेंटीमीटर, सेकेंड, मीटर ये कुछ नहीं है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो मैग्नीट्यूड है। फॉर दिस एग्जाम्पल कैन यू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल पोजीशन सी ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन ओ। क्या इस एग्जाम्पल से आप ओ से सी तक का डिस्टेंस निकाल सकते हो? हाँ, निकल सकता है इजीली। ओ से सी तक का डिस्टेंस क्या है, 25 किलोमीटर। ओ से सी तक का डिस्टेंस 25 किलोमीटर है। ओके, दिस डिफरेंस विल गिव यू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जो डिफरेंस है ये आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दे देगा डिस्प्लेसमेंट की, ओ से सी तक का, ए के थ्रू। The shortest distance measured from the initial to the final position of an object is called displacement. अब displacement क्या होता है? Okay, now we will learn about displacement. अब इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी फिर से। अब वो एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। कंसिडर करो ये एक सर्कल है, ओके, क्या है, ये एक सर्कल है। यहाँ पर इसका पॉइंट ए है, ये इसका पॉइंट बी है, और ये पूरा एक डायमीटर है सर्कल का। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, ये सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जो किसी ऑब्जेक्ट ने सबसे छोटा डिस्टेंस कवर किया है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डायमीटर ऑफ द सर्कल। हम कह सकते हैं इस वाले एग्जाम्पल से कि जो डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट का वो डायमीटर ऑफ सर्कल है, लेकिन जो डिस्टेंस है सर्कल का वो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाय 2 है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो जो डिस्टेंस कवर्ड है ऑब्जेक्ट का वो क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सेमी सर्कल। ठीक है, अब हम ये जो एग्जाम्पल बुक में दे रखा है 8.1, इससे हम समझते हैं क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। हमें पता है डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड होता है। तो इस एग्जाम्पल में हमें बताया गया है कि ऑब्जेक्ट ओ से ए पे गया, बी पे आया और फिर सी पे आया। ठीक है, तो जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस तो पूरा जो ऑब्जेक्ट ने कवर किया पहले ओ से ए तक, और फिर उसने रिटर्न ली सी तक, ये तो हो गया उसका डिस्टेंस, जो कि है, डिस्टेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं 95 किलोमीटर। हमने कैलकुलेट किया था ओ ए प्लस ए सी। लेकिन
जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट होगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कि है ओ से सी तक। ओ से सी तक की डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, क्योंकि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट ने कितना भी डिस्टेंस कवर किया हो, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट से वो अब जहाँ पे है वहाँ तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एस क्या है हमारा? 25 किलोमीटर। आई होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्लियर हो गया होगा डिफरेंस। तो अब हम चलते हैं आगे। Consider the example given in figure 8.1 for motion of the object from O to A. The distance covered is 60 km and the magnitude of the displacement is also 60 km. ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा कि जो मोशन में है जो ऑब्जेक्ट वो O से A तक गया, उसने 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, और जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का वो 60 किलोमीटर है। अगर उसने B और C पे वो वापस नहीं आया तब बता रहा है ये डिस्प्लेसमेंट O से A तक का 60 किलोमीटर। लेकिन मैंने आपको बताया जब वो वापस C पे आ गया, वो भी अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे। ड्यूरिंग इट्स मोशन फ्रॉम O to A and back to B the distance covered is 85 किलोमीटर। पहले जो ऑब्जेक्ट O से A पे गया वो 60 किलोमीटर, और A से जो B पे आया 25 किलोमीटर, तो दोनों को मिला के डिस्टेंस कितना हुआ? 85 किलोमीटर। ओके। While the magnitude of displacement is 35 किलोमीटर। हाँ, अब यहाँ पे आप समझो, जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का वो 35 किलोमीटर है। कैसे बताती हूँ। देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट 35 किलोमीटर कैसे हुआ? अभी हम सी को कंसिडर नहीं कर रहे, भूल जाओ यहाँ पे कोई सी नाम का भी पॉइंट है। पहले ऑब्जेक्ट ओ से ए पे गया, फिर वो ए से वापस बी पे आया, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ओ से बी तक ही तो है। तो इसलिए हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड जो है वो, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वो 35 किलोमीटर है। Thus, the magnitude of displacement 35 किलोमीटर is not equal to the path length 85 किलोमीटर। इसलिए हम कह सकते हैं जो मैग्नीट्यूड होता है डिस्प्लेसमेंट का वो पाथ लेंथ के इक्वल नहीं है, क्योंकि पाथ लेंथ 85 किलोमीटर का है लेकिन डिस्प्लेसमेंट 35 किलोमीटर ही है। Further, we will notice that the magnitude of the displacement for a course of motion may be 0, but the corresponding distance covered is not 0। अच्छा, हम बाद में ये भी देख सकते हैं जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो सकता है लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता। कैसे? अगर ऑब्जेक्ट ओ से ए पे आता है और वापस ए से ओ पे आ जाता है तो डिस्टेंस तो होगा 120 किलोमीटर, क्योंकि 60 किलोमीटर ओ से ए तक के और 60 किलोमीटर ए से ओ तक के, तो वो 120 किलोमीटर, और डिस्टेंस जो है वो 0 ही होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट ओ पे था और ओ पे ही वापस आ गया। ठीक है। If we consider the object to travel back to O, the final position coincides with the initial position and therefore the displacement is 0। अभी मैंने आपको वही बताया। However, the distance covered in this journey is OA plus AO equals to 60 kilometer plus 60 kilometer equals to 120 kilometer। Thus, two different physical quantities, the distance and the displacement, are used to describe the overall motion of an object and to locate its final position with reference to the initial position at the given time। अच्छा, अब हमने देखा कि दो फिजिकल क्वांटिटीज़ जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस है वो किस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए होती है? वो होती है ओवरऑल मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसकी फाइनल पोजीशन, उसकी इनिशियल पोजीशन को रेफरेंस में रखते हुए किसी गिवन टाइम को लोकेट करने के लिए काम आती हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। एक्टिविटी 8.3, टेक अ मीटर स्केल एंड अ लॉन्ग टेप। एक मीटर स्केल और एक लॉन्ग टेप लो। वॉक फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ अ बास्केटबॉल कोर्ट टू इट्स अपोजिट कॉर्नर अलॉन्ग इट्स साइड्स। अब देखो, इसको मैं आपको बताती हूँ कैसे होगा। कंसिडर करो ये आपका बास्केटबॉल कोर्ट है। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक पॉइंट से आपको उसके अपोजिट पॉइंट पे जाना है, उसकी साइड्स के साथ साथ, मतलब अलॉन्ग इट्स साइड। तो क्या कह रहा है आपको ये कह रहा है आपको ए से सी पे जाना है। ओके, ए पॉइंट हमारा कौन सा है? ए पॉइंट ये, बी पॉइंट ये है, सी ये और डी ये। आपको इमेज में भी विजिबल हो रहे होंगे।
ठीक है। अब आपको कह रहा है कि आपको इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, आपको पहले आपका जो डिस्टेंस होगा वो होगा ए से बी प्लस बी से सी, लेकिन जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा ए से सी, मतलब डायगोनल बास्केटबॉल कोर्ट का। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस। अगर नहीं हुआ तो मेरे को आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँगी। मेजर द डिस्टेंस कवर्ड बाय यू एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, व्हाट डिफरेंस वुड यू नोटिस बिटवीन द टू इन दिस केस। ठीक है, इस केस में भी आपको मैं डिफरेंस बता चुकी हूँ, क्या डिफरेंस है। एक्टिविटी 8.4, automobiles are fitted with a device that shows the distance traveled. Such a device is known as odometer. A car is driven from Bhubaneswar to New Delhi. Difference between the final reading and initial reading of the odometer is 1850 km. Find the magnitude of the displacement between Bhubaneswar and New Delhi by using the road map of India. अब आपने कार्स में देखा होगा मीटर्स लगे होते हैं, उसमें से एक मीटर को हम कहते हैं ऑडोमीटर। ऑडोमीटर की मैं जो इमेज है आपको यहाँ पे अभी साइड में शो हो रही होगी, ये ऑडोमीटर होता है। ओके, इसमें जो एक कार भुवनेश्वर से न्यू दिल्ली गई और उसकी जो ऑडोमीटर का डिफरेंस है रीडिंग में वो 1850 किलोमीटर था, तो अब वो हमें कह रहा है कि उसका मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट भुवनेश्वर और न्यू दिल्ली के बीच में बताना है रोड मैप इंडिया का देख के। मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ, आप ये अपने आप कर सकते हो। क्वेश्चंस, एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ़ येस, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। क्या एक ऑब्जेक्ट चल रहा है और उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो हो सकती है? हाँ, हो सकती है। मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस ज़ीरो कैसे हो सकती है। एग्जाम्पल आप वही वाला दे सकते हो, वो जो 8.1 फिगर में दे रखा है। सेम एग्जाम्पल दो, लेकिन उसमें इतना चेंज कर दो कि जो ऑब्जेक्ट है वो ओ से ए पे गया और फिर ए से ओ पे आ गया वापस। बी और सी को आप छोड़ दो, ए से वापस वो ओ पे आ गया, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो ज़ीरो होगी और डिस्टेंस आपकी 120 किलोमीटर होगी। अगर आपको कोई और डिस्टेंस लेना है तो आप वो भी ले सकते हो। A farmer moves along the boundary of a square field of size 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from the initial point? तो ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है एक फार्मर है, वो एक स्क्वायर फील्ड में अपनी बाउंड्री के साथ साथ चलता है। ठीक है, 10 मीटर डिस्टेंस वो 40 सेकेंड्स में कवर करता है। तो हमें इसका मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालना है फार्मर का 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे पेरीमीटर। ठीक है, स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर जो होगा 10 × 4 = 40 मीटर। उसके बाद टाइम टेकन बाय फार्मर टू 10 मीटर ऑफ डिस्टेंस, हमें ये दे रखा है कि 10 मीटर डिस्टेंस फार्मर 40 सेकेंड्स में कवर करता है। उसके बाद हम निकालेंगे कि टोटल टाइम हमें दे रखा है कि कितनी देर बाद का हमें डिस्टेंस निकालना है, 2 मिनट 20 सेकेंड। तो अगर हम उसे सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 140 सेकेंड। अब हम देखेंगे कि फार्मर ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो वो निकालने के लिए हम 40/40 × 140 करेंगे, तो हमारे पास 140 मीटर आंसर आएगा। ठीक है, फार्मर ने 140 मीटर डिस्टेंस कवर किया। अब टोटल नंबर ऑफ राउंड्स उसने कितने लिए, तो उसके लिए हम 140 मीटर को 40 सेकेंड से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आएंगे 3.5 राउंड्स फार्मर ने कंप्लीट किए 2 मिनट 20 सेकेंड्स के बाद। ठीक है, द फार्मर रीचेज एट द अपोजिट एंड ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट। 3.5 राउंड्स के बाद फार्मर अपोजिट एंड पे पहुंच जाता है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। तो इससे हम 2 केस बना सकते हैं। केस 1 क्या होगा कि स्टार्टिंग पॉइंट अगर कॉर्नर है फील्ड का, तो इस केस में फार्मर जो होगा डायगनली अपोजिट एंड पे होगा 2 मिनट 20 सेकेंड्स के बाद। लेकिन अगर केस 2 में होगा तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो मिडल पॉइंट भी हो सकता है, किसी भी साइड का मिडल पॉइंट भी हो सकता है। तो केस 1 जो है किसी भी पॉइंट का किसी भी साइड का कॉर्नर पॉइंट जहाँ पे फार्मर का केस 1 था, उसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होएगी, डायगोनल ऑफ द फील्ड जो होगा हमारा रूट 10² + 10²।
अब ये कैसे आया, आपको पता होगा, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा अपनी 6th-7th क्लास में कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो स्क्वायर में राइट एंगल्स होते हैं, इस वजह से हम ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वो अप्लाई करेंगे तो हमारे पास 14.1 मीटर आएगा। आप √200 मीटर को सॉल्व करोगे तो 14.1 मीटर ही आएगा। अब हमारे पास केस 2 था कि फार्मर किसी भी साइड की मिडल पॉइंट से भी स्टार्ट कर सकता है। तो इस केस में जो फार्मर है वो किसी भी साइड की मिडल पॉइंट से स्टार्ट करता है तो भी वो फील्ड की अपोजिट साइड पे चला जाएगा 2 मिनट 20 सेकेंड्स के बाद। इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होएगी साइड ऑफ द फील्ड होएगी कि फार्मर की जो फील्ड की एक साइड है वो होगी, मतलब 10 मीटर। फॉर एनी अदर पॉइंट, अगर किसी और पॉइंट से फार्मर स्टार्ट करता है तो जो डिस्प्लेसमेंट होएगी 10 मीटर से 14.1 मीटर तक हो सकती है। तो इस क्वेश्चन में आई होप आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया तो आप एक बार मेरा सोल्यूशन देख के खुद ट्राई करो, और फिर भी नहीं आया तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक क्वेश्चन ले लूँगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा ट्रू है? इट कैन नॉट बी ज़ीरो, नहीं ये रॉन्ग है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो। ओके, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। जो मैग्नीट्यूड होता है डिस्प्लेसमेंट का वो डिस्टेंस ट्रैवल्ड से ज़्यादा होता है, नहीं ये भी गलत है, कोई भी ट्रू नहीं है। ओके, so that's all for my today's video. Meet you again in my next video, and we will learn about uniform and non-uniform motion in my next video. If you have any doubt regarding what we have studied till now, you may comment me down below and I'll reply to your comments. And if it will not be possible for me to reply in comments, I will take that point in my next video and explain you that. So that's all for my today's video. If you like the video, don't forget to like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. This is Tamanna Singhal signing off.